हाँ तो करें। सबसे पहले लेते हैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन। तो उसे क्विक क्यों रिवीजन में स्टार्ट करते हो तुम? अभी तक थोड़ा मोड़ा क्या क्या सीखे हैं देख लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं क्या क्या किए थे शुरुआत में, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। वो एक स्टेटमेंट है जो कि तुमको इंक्लूड करता है किसको, इनफ्लो को और आउटफ्लो को। ठीक है। उस इनफ्लो आउटफ्लो का हम लोगों ने क्या बनाया, एक कॉलम। लेकिन क्या पता चला कि इस तरीका से आप लोग इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर डायग्राम यूज करेंगे जो कि रिकमेंडेड है। कैसे, गवर्नमेंट के द्वारा अंडर AS3। ठीक है। उस AS3 को हम लोग फॉलो करके क्या करेंगे, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को रेडी करेंगे। उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब AS3 में हम लोग देखने गए तो हम लोग को दिखा ऑपरेशनल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हम लोगों ने सारा कुछ एग्जांपल लिया और उस पर सारा का सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किया, उसके सारे आइटम्स को डिस्कस किया। और उस पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है। उस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व किया है तो देख लीजिए, आज हम सॉल्व कर रहे हैं। उसको मैथ से मैच कीजिएगा, सही है तो वेलकम, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। अगर नहीं है तो आप उस पर फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर से उसको बताने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या क्वेश्चन था कि फिक्स एसेट्स जो है 21 लाख का था, 22 लाख हो गया। हड़बड़ी में बोल। डिप्रिसिएशन उस पे जो है चार्ज किया गया है। ठीक है। और वो जो डिप्रिसिएशन है जो चार्ज किया गया है वो कैसे चार्ज किया गया, एक्यूमुलेटेड बेसिस पर। इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कि जब भी इस तरह का केस हो तो आप क्या करेंगे, इसमें एटलीस्ट आपका 3 अकाउंट खुलेगा। कौन सा अकाउंट, एक फिक्स एसेट्स अकाउंट, एक डिप्रिसिएशन अकाउंट और एक डिस्पोजल अकाउंट। ये 3 अकाउंट खोलना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। और उसी तरीका से आप क्या करेंगे, अकाउंट को प्रोसीजर करके आगे बढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले फॉर्मेट याद होगा। तो फॉर्मेट हम लोग क्या करते हैं, हाँ। पुराने ये से लेने का कोशिश करते हैं। पुराना फॉर्मेट हम लोगों का ये रहा। इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने एक नए सीट पे पेस्ट करके और आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में दिखा कि 3 अकाउंट बनाना जरूरी है, जैसे ही दिखे बस अकाउंट बना देने का, सोचने का नहीं। क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा फिर कि उसमें कैसे करना है और क्या करना है। तो सीधा बनाइए फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। सेकंड बना लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरा डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। 3 अकाउंट बनाना है और फटाफट डेटा को इनपुट करने का कोशिश करना है। करना जूम करना है। तो इंफॉर्मेशन में क्या है हमारे पास, थोड़ा सबसे जूम पहले करो। टू बैलेंस BD। जूम जूम। सबसे पहले हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, टू बैलेंस हाँ। BD और बाई बैलेंस CD उठा लेते हैं बैलेंस शीट से डेटा को और इनपुट कर देते हैं। कहाँ पे, उसके अकाउंट में। टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD कितना है, 21 लाख एंड 22 लाख, यही है ना। हाँ। सेकंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है, जस्ट उसके नीचे देखो डिप्रिसिएशन उसका बाई बैलेंस BD और बाई बैलेंस CD क्या होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। तो क्या करेंगे, बाई बैलेंस BD बाई बैलेंस CD, सॉरी बाई बैलेंस BD टू बैलेंस CD इसका होगा। ठीक है। तो 12 लाख एंड 14 लाख इंफॉर्मेशन इनपुट करने का क्या, 12 लाख और 15 लाख।
बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD। पेज पूरा यूज कीजिएगा एग्जाम में, बिल्कुल मुफ्त का आता है, कोई इशू नहीं है। जितना पेज आप यूज कर सकते हैं यूज कीजिए, ठीक है। तो कितना था इधर? 12 लाख और 14 लाख। 14 लाख। ये डेटा किधर से ला गया? इसमें कितना था? 22 लाख। बैंक, हाँ। आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है आगे? इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट पे नहीं जा रहे हैं, कहाँ चले जाएंगे? सीधे एडिशनल इन्फो में। एडिशनल इन्फो में सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? फिक्स एसेट्स परचेज किया गया। फिक्स एसेट्स परचेज का एंट्री फिक्स एसेट्स अकाउंट टू कैसिया बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि कैसे लिया गया है, तो टू कैसिया बैंक लेकर के हम लोग क्या करेंगे, उसको इनपुट कर देंगे। तो मेरा सीधा का सीधा क्या चला जाएगा उसमें? टू कैसिया बैंक 2 लाख, ठीक है। अगला इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया हुआ है, इससे रिलेटेड करता है, इससे रिलेशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन, हाँ आ गया। किसमें बोल रहा है? ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स बोल दिया, ठीक है। देख लो सिंपल सा है कि किसके बारे में इस बार। पिछले क्वेश्चन में डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पे नहीं दिया हुआ था, इस बार दिया हुआ है, यानी काम थोड़ा बढ़ सकता है। तो चलो देखते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, सीधा एंट्री क्या होगा इसका? डिप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगे और जाकर के लिखेंगे टू डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। यहाँ बाय डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, सॉरी, लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना दिया हुआ था अमाउंट? 20,000। अच्छा। अगला इंफॉर्मेशन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेम दे दिया, फिर से एक और काम बढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करना होगा। हम लोग को उठा करके इनपुट टेस्ट का लेना पड़ेगा। कहाँ लेंगे? डिस्पोजल ऑफ एसेट्स में लेंगे। कैसे करके? बाय P&L अकाउंट दे करके, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इसको कहाँ पे ट्रांसफर किया गया होगा? ऑब्वियस है कि किसी प्रकार का लॉस या प्रॉफिट होता है तो उसको P&L अकाउंट में डालते हैं। तो उस P&L अकाउंट से हम लोग डेटा स्टैट करके क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में बता देंगे कि ये किस लिए है, तो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के लिए है। या इस पर आप बेहतर होगा कि ये बात लिखे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कितना दिया हुआ है? 30,000। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ा करो ना, मार्जिन वाला पोर्शन। बाई सेल में हम लोग वैसे। बाई P&L अकाउंट लिखे 30,000, ठीक है। अब कोई इन्फॉर्मेशन बचा हम लोग के पास नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से ले चुके हैं क्वेश्चन से। अब क्या करेंगे? अकाउंट क्लोजिंग का काम। किसका काम? अकाउंट के क्लोजिंग का काम। अब जो बचा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बचा है, उससे पहले फिक्स्ड एसेट्स को निपटा लेते हैं। हाँ। तो पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करना होता है इसमें? याद रखिएगा, सबसे पहला अकाउंट क्लोज करेंगे फिक्स एसेट्स, क्योंकि वो कंप्लीटली कॉस्ट बेसिस पे दिया हुआ होता है। तो अगर उसको क्लोज कर देंगे तो उसका काम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और पता चल जाएगा कि उसे किस प्रकार का आगे क्या करना है। तो सबसे पहले फिक्स अकाउंट क्लोज करते हैं, तो देखते हैं दोनों तरफ किधर ज्यादा है। इस तरफ ज्यादा है, टोटल करने पे 23 लाख। इधर भी कितना होना चाहिए? 23 लाख। तो यानी कि ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ होगा? सेल कुछ हुआ है, वन यानी कि लाख बाय डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। याद रहे यहाँ कैशिया बैंक नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता नहीं होता है कि जिस प्रकार का जो एसेट्स है उसको कितने में सेल किया गया है या कितने में क्या किया गया। क्योंकि ये सारा का सारा एसेट्स क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ होता है, क्योंकि इसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं।
तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाएंगे और वहां से पता करेंगे कि उससे डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स का कितना बना, 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। ये डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अकाउंट में चला जाएगा, क्या बन के, टू फिक्स्ड एसेट्स, कितना, 1 लाख। सेकंड अकाउंट कौन सा क्लोज करना है हम लोग को, डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर अब कितना डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज किया गया है, तो कितना चार्ज किया गया। देखो अगर यहाँ पर मान लो कि पहले से अगर दिया होता कि डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है, तो हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता और इस इंफॉर्मेशन को उठा करके यहाँ पर देना होता, जिससे पता चलता कि इस बार जो भी एसेट सेल किया गया है उस पर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना पहले से बनना चाहिए। ठीक है, जिसका जो कैलकुलेशन होता है वो आपको थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा कि आपको ये क्वेश्चन अब यहाँ से कैसे भी घुमा सकता है। ठीक है, किसी भी डेटा को एक हाइड करके बाकी इंफॉर्मेशन देके बोलेगा कि आपको ये बनाना होगा। तो जब आप तीनों अकाउंट इस तरह से खोलेंगे, आपको ध्यान में रखना है, पहला फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड बनाएंगे, तीसरा डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। एसेट्स अकाउंट को डायरेक्ट बनाएंगे और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे डिस्पोजल ऑफ एसेट्स निकालने का कोशिश करेंगे कि डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अगर मेरा कुछ आ रहा है तो उस पर हमको बहुत काम करना होता है। तो जैसे ही वो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अगर आपका निकलता है, उस एसेट्स को क्या करेंगे, अलग से यहाँ पर ट्रांसफर करके और उस पर देखेंगे कि क्या क्या चीज हुआ है। तो देखो जनरली इस पर तीन चीज ही हो सकता है, मैक्सिमम क्या होगा, सबसे पहला इस पर पहले से डिप्रिसिएशन चार्ज हो, सेकंड इस पर किसी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस हुआ हो सेल करने में, और तीसरा कैश इससे रिसीव हुआ हो। ठीक है, तो तीन ही चीज होगा, तो तीनों का तीनों डेटा क्या होगा, आपको लेकर के आना पड़ेगा। तो पहला डेटा तो आपको जो दिया हुआ है यानी कि डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, वो तो आपको एसेट्स अकाउंट से मिल जाएगा, सेकंड डिप्रिसिएशन अकाउंट से मिलेगा उस पर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया, और तीसरा आपको प्रॉफिट या लॉस अकाउंट अगर आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट के साथ तो उससे मिलेगा, और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कैश रिसीव दिया हुआ है तो अपने आप प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, अगर प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है तो अपने आप वो कैश निकल जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन जरूर हाइड करके वो रखेंगे ताकि आपको वो चीज निकालना पड़े। ठीक है, तो हम लोग का दो इन्फॉर्मेशन ना, मिल बिना चुका है। सांस लिए बोल रही हो। थोड़ा धीरे धीरे बोलो, बहुत तो हड़बड़ी में लग डिप्रिसिएशन रहे अकाउंट हो। में उस ईयर कितना पीएनएल में कितना चार्ज किया गया होगा बाय पीएनएल अकाउंट, तो इधर हो रखा है 14,20,000, इधर भी होना चाहिए 14,20,000, पर बाई बैलेंस बीडी है हमारा 12 लाख। तो हम लोग का पीएनएल अकाउंट में कितना चला जाएगा टोटल, 2,20,000। 20,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, और यही हमारा कहाँ दिखेगा, अब पीएनएल अकाउंट में हम लोग को दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग फिर ऑपरेशनल एक्टिविटी में दिखा रहे होंगे तो इसको माइनस करना होगा, अभी तो बताया नहीं है ऑपरेशनल एक्टिविटी, लेकिन जब देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को दो इन्फॉर्मेशन पता है यहाँ से क्या चला, एक इन्फॉर्मेशन कैश इससे कितना, मतलब कि इससे कितना एसेट से सेल करने से रिसीव हो रहा है, जिसका की इन्फॉर्मेशन हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में डालेंगे, और सेकंड इन्फॉर्मेशन कि किस प्रकार का ये पीएनएल पे इफेक्ट कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑपरेशनल एक्टिविटीज में डालेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन मिला जो कि ऑपरेशनल एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, एक है ये अमाउंट और एक है आपका लॉस। ठीक है, इसको नहीं डाल देना क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज होता है तभी ये अमाउंट आता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटी का भी पार्ट बनेगा। आगे देखते हैं, इसको क्लोज करेंगे तो ये मैक्सिमम क्या बचा है, तीसरा चीज कैश या बैंक, यानी कि इसको कितने में सेल किया गया है, तो 1 लाख है, और ये इधर 50,000, तो कितना में सेल किया गया है, 50,000। इंफॉर्मेशन हमारे पास सारा कुछ आ चुका है, अब कोई इशू नहीं है। आगे देखते हैं, अगला इंफॉर्मेशन किस चीज का हम लोग पास, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, और एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया है कितने का, 20,000 का। ये शायद लास्ट क्वेश्चन में भी था, तो कोई इशू नहीं होगा बनाने का।
इसको नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे? 1 लाख का पहले परचेज किया गया था, पहले से था हमारे पास 20,000 ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, बचा कितना? 60,000। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कितना सेल कर दिया गया होगा? 60,000। तो दो अमाउंट हम लोग का निकला, एक परचेज और एक सेल इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट परचेज का इंफॉर्मेशन गिवन है 20,000, और एक हम लोग निकाले हाँ 60,000 जिसको कि सेल किया गया है। तो दो इंफॉर्मेशन यहां से मिल गया। तो चलते हैं अपने बैलेंस में। तो परचेज ऑफ मशीनरी कितना निकाले हम लोग? निकाले नहीं, परचेज ऑफ मशीनरी शायद इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, तो हम लोग को पता चल गया कितना से 2 लाख का। ये एक आउटफ्लो है, तो इसको माइनस देंगे। सेल ऑफ मशीनरी हम लोग क्या किए? निकाले। निकाले तो कितना अमाउंट निकाले उससे? 50,000 का। यहाँ देख लीजिए 50,000 का सेल किए हैं मशीनरी कि भाई कैश और बैंक डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अकाउंट से हम लोग हाँ जो निकाले। ठीक है, हाँ हाँ। सेल करने पे क्या होगा? इनफ्लो, उसको लिख दिए 50,000। आगे देखते हैं तीसरा इंफॉर्मेशन, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस के? ये में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन में ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20,000। क्या हो रहा है हम लोग का? आउटफ्लो। आगे देखो कितना दिया हुआ है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे किए? कैलकुलेट किए तो आया था हम लोग का 60,000। और चौथा इंफॉर्मेशन और कुछ है? और इसके बाद कुछ नहीं है। डिविडेंड और इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे और टोटल बैलेंस करेंगे। बैलेंस करते तो कितना आता है? 6 5 11, 1,10,000। जिसको घटाएंगे 2,20,000 में से, तो ये आना चाहिए 1,10,000। सही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखें अब आगे क्या करना हम लोग को। अब सीधा हम लोग जंप करते हैं किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कुछ थ्योरीज बचा हुआ है इससे रिलेटेड, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कुछ थ्योरी बचा हुआ है। उसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा आगे जा करके जब पूरा थ्योरी पोर्शन जब आखिरी बार करेंगे ना, तो उसमें सारा का सारा हम क्या करेंगे कि उसको इंक्लूड कर लेंगे और इंक्लूड करके सारा का सारा समझा देंगे। ठीक है, उस समय कुछ कुछ पोर्शन जो है आप लोगों को दिमाग में रख के एग्जाम में जाना होगा, ताकि उससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन में इनपुट दिया जाता है तो आप उसको उससे रिलेट करके सॉल्व कर सके। वैसे भी ये क्रैश कोर्स है, तो हर पॉइंट्स हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, अगर टोटल क्लास करना है तो आपको रेगुलर क्लास में ये सब करना होता है। तो चलो देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम लोग क्या किए थे? बैलेंस शीट के थ्रू मदद लिए थे कि कैसे हम लोग करेंगे बैलेंस शीट के थ्रू समझने का कोशिश। तो चलते हैं पहले अपने बैलेंस शीट पे। अब से बोलो ना। तो बैलेंस शीट में जो है हम लोग सबसे पहले क्या किए? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जिससे बताया कि एसेट्स वाले पार्ट को टोटल हम लोग देखेंगे और इसमें होने वाला किसी प्रकार का कैश चेंजेज को रिकॉग्नाइज करके उसको करेंगे, जिस पर हम लोग सारा का सारा क्या किए? आगे देखते हैं। जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आता है तो कहते हैं कि जब भी किसी प्रकार का चेंजेस इस पार्ट में होता है, यानी कि जैसे शेयर होल्डर फंड्स या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेस आता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तुरंत कंसीडर करेंगे। कहाँ? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, और जब ऐसा करेंगे तो उस समय ध्यान देंगे कि वो कैश कंसिडरेशन है या नहीं है। ध्यान रखना है ये सबसे ज्यादा। अगर कोई शेयर मान लो इशू किया गया फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? कैश कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। जब कैश कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो किसका पार्ट नहीं बनेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट का, क्योंकि कैश फ्लो जो है केवल कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को कंसीडर करता है। तो बात आता है कि क्या उस इंफॉर्मेशन को कहीं दिखाना जरूरी नहीं है? नहीं दिखाना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट में आपको कहीं ना तो कहीं ये मेंशन करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर जो मशीनरी जो इस पार्ट ऑफ द मशीनरी है, इसको परचेज करने के लिए हमने इतना रुपए का शेयर इतना रुपए में दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैश कंसिडरेशन मतलब? कैश कंसिडरेशन का मतलब हो गया कि जो ट्रांजेक्शन कैश में हो, ना कि किसी के बाटर सिस्टम के थ्रू हो। ठीक है, कि कोई एक सामान लेकर के एक सामान देना या फिर कुछ
अदर देन कैश जो भी सिस्टम हो गया, जैसे मान लो कि हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दिया और उसके बदला में उससे कुछ सामान ले लिया, या फिर किसी प्रकार का ऐसा कुछ बार्टर कर लिया, ठीक है, उसको कोई प्रॉपर्टी दे करके उससे कोई मशीनरी ले लिया, उसको अपने कंपनी का शेयर प्रोवाइड करके उससे मशीनरी ले ली है, ठीक है, उसको एज ए लोन जनरेट करके बोले कि भाई ठीक है चलो आज लोन जनरेट कर देते हैं और इस पर हम लोग ये क्या करते हैं, ये करते हैं। तो ये सब जो है उस मशीन कंडीशन अगर से बोला कैश जाता देके है कि खरीदेंगे कैश का अगर इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुआ है कैश का ट्रांजेक्शन डायरेक्टली, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेंगे, उसका जो प्रॉपर जगह है फिर वो वहां जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग कंप्लीटली केवल उसी को ध्यान देंगे जो कैश से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो हम लोग क्या मशीन कर रहे अगर हैं, कैश फाइनेंशियल देके लिया गया एक्टिविटीज, होगा। अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज अगर आप बना रहे हैं तो कहाँ आ जाएंगे आप, शेयर होल्डर्स अकाउंट को देखेंगे और लॉन्ग करंट लायबिलिटी को देखेंगे, जहां पर आपको देखेंगे कि इस दोनों के तरीका में किसी प्रकार का कोई चेंजेस आया है क्या ड्यूरिंग द कैश। अगर इसके रीजन से अगर किसी प्रकार का चेंज आता है, यानी कि ड्यूरिंग फॉर द पर्पस ऑफ शेयर होल्डर अगर किसी और चेंज को लेकर के आ रहा है, जैसे शेयर होल्डर अगर होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। तो उन डिविडेंड पेमेंट को जब पे कर रहे होते हैं तो वो क्यों पे कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे कंपनी में शेयर होल्डर एग्जिस्ट करते हैं। और अभी बात ये कि जो शेयर होल्डर अगर इस कंपनी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनको डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, तो वो क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो क्या होगा, इस फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ही पार्ट बनेगा, ठीक है। तीसरा खंड देखते हैं, क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर किसी प्रकार का लेते हैं या कोई भी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लेते हैं तो उस पर जनरली क्या हम लोग को पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट, ठीक है। और वो जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो हम लोग को क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसे एज ए फाइनेंस हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उससे पैसा लिया हुआ है और लेकर के उसको यूज किया है। तो हम लोगों ने क्या किया, ड्यू टू फाइनेंस, ड्यू टू लोन हम लोगों को वो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट, ठीक है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपको, उसका जो भी अमाउंट आएगा अगर कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट का किया गया है तो वो सारा का सारा अमाउंट क्या करेंगे, इसके अंदर कंसीडर करते हुए उसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में शो करेंगे, ठीक है। और यदि कहीं और शो किया गया होगा जैसे पीएनएल अकाउंट में, जैसा कि पीएनएल अकाउंट का डेटा ऑपरेशनल एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है, तो वहां से उसको हटाएंगे, बोलेंगे कि तुम यहाँ का पार्ट नहीं हो और यहाँ से चल के कहाँ चलो, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब इसका चार्ट देख लेते हैं। टर्म समझ गए, शेयर कैपिटल समझाने की जरूरत नहीं है क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग समझाने की जरूरत नहीं है क्या होता है, ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड समझाने की जरूरत नहीं है क्या होता है। यही चार आइटम जो है आपके मेन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर चीज को इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। क्या क्या, एक शेयर होल्डर्स में चेंज, एक बोरोइंग में चेंज, डिविडेंड और इंटरेस्ट, बस यही चार चीज, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस किस चीज को इंक्लूड किया गया है। तो पहला है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर इशू करके पैसा लिया जा रहा है, सिंपल सा केस। नेट प्रोसीड्स या रीपेमेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे बोरोइंग ले करके या फिर बोरोइंग का रीपेमेंट करके आप क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा डिविडेंड पेड कर रहे हैं, चौथा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बस यही चार इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। तो फटाफट अब इस पर एक क्वेश्चन लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फटाफट फॉर्मेट क्या करते हैं, हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। चलो, तो इसका कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, सिंपल वही सारा कहानी रखेंगे। कैसे, तो लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, जो भी कंपनी का नेम हो वो देने का, उसके बाद नीचे डेट देने का फॉर दी ईयर एंडिंग। और जब भी केवल फाइनेंशियल एक्टिविटीज के जब क्वेश्चन पर आएंगे तो उसको कैसे दिखाएंगे,
ठीक है। और इसके बाद क्या करेगी, इसमें डेटा इनपुट करना कोशिश करेंगे। तो पहला डेटा हमने क्या देखा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, ये केवल आपसे रिलेटेड करेगा किस चीज को लेकर के, इशू को लेकर के। आपके सिलेबस में कभी भी शेयर कैपिटल के पेमेंट को लगता है शायद नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी हम एक बार आपके सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आपका पेमेंट को दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि उनका रूल रेगुलेशन प्रोसीजर काफी अलग होता है। तो हो सकता है कि आपके सिलेबस में ये चीज दिया ही नहीं गया है। ठीक है, फिर भी हम, जहां तक हमको पता नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिव्यू कर लेंगे, और जब टोटल बाद में और क्वेश्चंस लेंगे तो उसमें अगर दिया गया होगा तो उसको लेकर के आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे। सेकंड क्या था हम लोगों का, इशू ऑफ, इसको इशू ऑफ लोन नहीं लिखो, ये बेहतर होता है क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन। और ये लोन कैसा कैसा होता है, जनरली डिबेंचर होता है, और दूसरा टर्म लोन। डिबेंचर्स के साथ हमेशा देखना एक परसेंटेज आया रहता है। ठीक है, जैसे मान लो 8%, इसका क्या यूज होता है क्वेश्चन करते हुए बताते हैं। तीसरा है इंटरेस्ट पेमेंट, और चौथा डिविडेंड का पेमेंट। और सारा जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इससे निकलेगा क्या, कैश यूज्ड या कैश जनरेटेड। ठीक है, कैश यूज्ड या जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, ये हम लोगों का फाइनेंशियल एक्टिविटी का कंप्लीट यही चार चीज होगा, जिसको फॉर्मेट में लेना है और लेकर के आपको तुरंत प्रोसीड्स करना है। एक चीज शायद छूट गया है, वो है रीपेमेंट ऑफ लोन। और ये लोन क्या हो सकता है, डिबेंचर का भी हो सकता है और टर्म लोन भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या चीज, इशू ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर। स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना। इशू ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर कितना है, ₹2 लाख का इशू ऑफ शेयर हुआ है, तो पहला इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल गया। सेकंड, इशू ऑफ 8% डिवेंचर। देखो यहाँ पर जब भी आपको 8% डिवेंचर दिख रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे, उसको तुरंत कैलकुलेट करेंगे कि 8% कितना उसका कैलकुलेट हो करके आता है। किस अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे, उस अमाउंट से जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिख रहा है। अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी प्रकार का अगर इशू हुआ है तो उसको मानते हैं कि वो ड्यूरिंग द ईयर के लास्ट पीरियड में आकर के वो क्या किया गया है, इशू किया गया है और लोन लिया गया है। तो अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में अगर इशू दिख रहा है ये 1 लाख, यानी कि इस साल इस पर नहीं पे किया जाएगा, ये अगले साल अब क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, और कैरी फॉरवर्ड होके अब उस पर आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे अगले साल के इंटरेस्ट में। ठीक है, एक सेकंड होल्ड हम्म। करना। चलो देखते हैं। तो तीसरा देखो दिया हुआ है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। चौथा इंफॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा फॉर्मेट है, सीधा पुट करते हैं डेटा को। 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 90,000, 50,000। इशू ऑफ शेयर कितना का है, 2 लाख रुपीज का। इससे क्या हुआ, प्रोसीड्स हुआ, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कैश फ्लो होगा, तो इसको वैसे के वैसे रहने देंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम लोन कितना दिया हुआ है, इशू ऑफ 8% डिवेंचर 1 लाख,
तो यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम लोन नहीं लिखना, आप लोग लिखना है यहाँ पर अच्छे से इशू ऑफ डिवेंचर 8%, ठीक है, 8% डिवेंचर, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी दिया हो कि इशू ऑफ डिवेंचर एट द रेट करके समथिंग, तो वो पूरा लिखना, ठीक है। हालांकि जब एक और क्वेश्चन बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, पूरा क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वैसे बता दे रहे हैं। इससे कितना हम लोग को आ रहा है? 1 8,000 लाख। है। तीसरा पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन कितना है? 3 लाख। कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जो बात वहां लिखा है वही बात यहाँ। डिविडेंड 90 और 50 इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया हम लोग का 50,000 और ये हो गया 90,000। तो जो भी आया कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक चीज देखो, इसमें हम लोग मिस कर गए। क्या मिस कर गए? ये तो प्रोसीड्स हुआ लेकिन पेमेंट ऑफ लोन हुआ, पेमेंट ऑफ ये हुआ, पेमेंट ऑफ ये हुआ, तो उसको ब्रैकेट देना भूल गए थे, आप लोग नहीं भूलिएगा। तो कितना हो गया? 3 लाख, 3 लाख तो इधर चला गया, तो ये दोनों क्या हुआ? 9,540, 1,40,000। ये है ना 90/50, हाँ। तो 1,40,000 का क्या हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का हो गया। कितना इजी था, याद रहे। फाइनेंसिंग बहुत। एक्टिविटीज में आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। आप लोगों को जो सिलेबस का मैंने जहां तक देखा है, उसमें आप लोगों को जो भी डिस्टर्ब करेगा वो मेनली करेगा आपको कहाँ? कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में तंग करेगा, जहां पर आपको टोटल का टोटल डिप्रिसिएशन निकालने को बोलेगा, प्रोसीड्स निकालने को बोलेगा, आपको डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अलग से बनाएगा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देगा, तो तंग आपको वही करेगा। इसमें आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि इसका सारा रिलेशन होता है लॉ रेगुलेशन से। तो जब भी आप हायर स्टडी करके वो लॉ रेगुलेशन पढ़ेंगे, तो ही उस चीज में लेकर के आपको फिर शेयर्स वाले पार्ट में, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको क्या करेगा? तंग करने का कोशिश करेगा। तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है? इशू ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर, इशू ऑफ 8% डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ 6% लॉन्ग टर्म लोन, फुल रीपेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। देखो एक इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है कि एंड ऑफ द ईयर क्या किया गया है? इसका फुल पेमेंट किया गया है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट पेबल, याद रखना, जैसे ही लिखा हो पेबल ना कि पेड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग का क्या करेगा? काम बढ़ाएगा, थोड़ा ध्यान देना है। चौथा 8% डिबेंचर बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे दिया, कितना? 5 लाख। तो जैसे ही बोले कि जैसे ही आपको पता चले कि 8% डिबेंचर अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिया, तुरंत उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट टोटल इसका कितना आता है? 8% डिबेंचर बिगिनिंग ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5 लाख का 8 5 40 लाख, 4 लाख हो जाएगा। 5 लाख का तो 40,000 हो जाएगा। 40,000 हम लोग का क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा ऑन डिवेंचर, पेमेंट करना है। सेकंड चीज, इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईयर दिया हुआ है 50,000। और तीसरा रीपेमेंट ऑफ 6% लॉन्ग टर्म, फुल पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब कि जो भी आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दिख रहा था उसको ड्यूरिंग द ईयर फुल पेमेंट कर दिया गया। कहाँ पे? एंड ऑफ द ईयर में। कितना अमाउंट से? 3 लाख से, ठीक है। यानी कि 6 3 18, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपको 18,000 रुपीज जो है, इस पर आपको क्या करना था? इंटरेस्ट पेमेंट करना था, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट मेरा ड्यूरिंग द ईयर कितना बन रहा है? 18,000 एंड 40,000, टोटल 58,000 हम लोग का इंटरेस्ट। एक रफ नोट दिखा रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। 58,000 का टोटल बन रहा है। तो 58,000 हम लोग को पे करना था, और पेबल हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर कितना दिख रहा है अभी बैलेंस में? 50,000। बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ दिया हुआ नहीं है कि क्या इंटरेस्ट था, पेबल था कि नहीं था। तो जब हम लोग को पता है कि 58,000 पे करना था लेकिन 50,000 पे नहीं किए हैं, ठीक है। 58,000 पे करना था लेकिन 50,000 पे नहीं किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा चीज है कि 8,000 का 8,000 कर दिया है।
पेमेंट किए हैं। ये हो गया नॉर्मल तरीके से समझने का। अब इसको अकाउंट बना करके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम लोग को आएगा इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, या आपके अकाउंट में कहीं पर भी दिखेगा इंटरेस्ट पेबल और दो बैलेंस दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, फटाफट ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो या केवल क्लोजिंग दिया हो, जैसे भी दिया हो, इंटरेस्ट पेबल दिखेगा, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट आपको चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है कि आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बनाएंगे इंटरेस्ट पेबल। एक इंटरेस्ट पेबल क्या होता है हम लोगों का, एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, और लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, याद होगा। हम्म। तो क्रेडिट बैलेंस उन लोग का क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। कुछ दिया हुआ है नहीं, नो इन्फॉर्मेशन है बाई बैलेंस बीडी के बारे में। तो फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर का लास्ट अमाउंट दिया हुआ है क्या, टू बैलेंस सीडी, कितना, जी। 50,000। इस बार पीएनएल अकाउंट में कितना चार्ज किया गया, 8% डिबेंचर का और 6% हम्म। टर्म लोन का हम लोग निकाले हुए हैं हम्म। उधर। एक का दिया हुआ था 40,000, एक का 18,000। टोटल करेंगे तो इधर आता है 58,000। तो टोटल इधर भी आना चाहिए कितना, 58,000। तो बाकी क्या बचता है हम लोगों हम्म। का, कैश या बैंक, टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। 8,000। तो कितना हो जाएगा, हम्म। 8,000। 8,000। यही इंफॉर्मेशन क्या जाएगा हम लोगों का पेमेंट में, ठीक है, कहा इंटरेस्ट पेमेंट में, ठीक है। अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि किसके लिए कितना पेमेंट किया गया, तो हम लोग मानेंगे कि जो भी अकाउंट ये लोग मेंटेन कर रहा है उसमें ये लोग क्यूमुलेटिव ही दिखाता है, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को अगर दिया जाए, अगर वैसे तो आप लोगों को अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन 6% टर्म लोन, ठीक है, वो अलग अलग दिखा करके आपको यहाँ बताना पड़ेगा। याद रखना यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ इंटरेस्ट पेमेंट, तो इससे आपको बताना पड़ेगा कि ये किस पर्पज से इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट फॉर ऑन, या इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 8% डिवेंचर, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना निकल के आया मेरा इंटरेस्ट पेमेंट, 8,000। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, यहाँ लिख दे 8,000, और ये क्या हम लोग का आउटफ्लो, ठीक है। अगले इंफॉर्मेशन पे हम्म। जाते हैं। इशू ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज दिया हुआ है। चलो इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं। इशू ऑफ शेयर 2 लाख, पैसा आया, कैश इनफ्लो हुआ। इशू ऑफ 8% डिवेंचर दिया हुआ है 1 लाख। रीपेमेंट ऑफ 6% लोन दिया हुआ है 3 लाख। डिविडेंड दिया हुआ है 90,000। पेमेंट हुआ है। इंफॉर्मेशन टोटल आ गया, जो भी इंफॉर्मेशन आया है उसको पुट करेंगे। 3 लाख गया, इतना हो गया 9,8 कितना हो गया, 17,000। 17,000 का क्या हुआ हम लोगों का आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। क्या किए हम लोग, यूज किए हैं अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मेट ले लेते हैं यहाँ से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, टेबुलर फॉर्म का बैलेंस शीट दे दिया है। अब वो सब चक्कर नहीं चलेगा, इतना इजी नहीं हो गया, अब थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल 2 ईयर का दिया हुआ है, 2019 और 2020 का आपको। तो 19 से 20 अगर बना रहे हैं तो हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या मिल गया कि ये 31 मार्च 2020 का है। और ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डेटा में देना पड़ेगा। कहाँ बनाते वक्त, फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2020, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को अगर कंपनी का नाम दिया होता तो वो भी आपको देना पड़ेगा।
तो देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या चेंज आया। 21 लाख का था 22 लाख आ गया, यानी कि 1 लाख रुपया क्या चीज हुआ है, इशू हुआ है, ऑब्वियस सा बात है। सेकंड इन्फॉर्मेशन, 8% डिवेंचर, 10 लाख रुपीज पहले था, कितना हो गया 6 लाख, मतलब कि 4 लाख का इस साल पेमेंट हुआ है। लेकिन ध्यान देने का बात है कि 8% अगर डिवेंचर दिया हुआ है तो उसके बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी अमाउंट होगा उस पर हम लोग 8% कैलकुलेट करेंगे। तो 10 लाख का 8% कितना होता है, 80,000। ठीक है, यानी कि 80,000 का इस बार इंटरेस्ट पेमेंट होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, 6% टर्म लोन दिया हुआ है, 2 लाख का था 4 लाख हो गया, यानी कि इस बार टर्म लोन क्या किया गया, एक्स्ट्रा और लिया गया है। ठीक है। और इस पे भी क्या दिया हुआ है 6%, तो इस पे क्या करेंगे, तुरंत कैलकुलेट करेंगे कि इस पे 2 लाख यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर के अमाउंट पर हम लोग 6% चार्ज करेंगे, देखेंगे कितना होता है। तो 6% 2 लाख का कितना होता है, 12,000। ठीक है, कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट उतना ज्यादा कैलकुलेशन करके आप क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं बेटर मार्क्स। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल हम लोग का सबसे पहला इंफॉर्मेशन 21 लाख से 22 लाख हुआ है। सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट में करके आपको दिखा देना है, 22 लाख माइनस 21 लाख कितना हुआ, 1 लाख। क्या हुआ है, कैश का इनफ्लो, तो प्लस साइन। 8% डिबेंचर, 10 लाख से 6 लाख हो गया, यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ है। रीपेमेंट ऑफ लोन किसका हुआ है, 8% डिबेंचर का। कितना हुआ 8% डिबेंचर का पेमेंट, 4 लाख का पेमेंट हो गया है। हम्म। तीसरा इंफॉर्मेशन टर्म लोन के बारे में दिया हुआ, 2 लाख था 4 लाख हो गया, 2 लाख से 4 लाख हो गया, यानी कि इशू हुआ, यानी कि प्रोसीड्स किया हम लोग किसको, टर्म लोन को, कितना, 2 लाख से। 2 लाख हुआ ना, 4 लाख, 2 लाख था 4 लाख हो गया, 2 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इंटरेस्ट पेमेंट देखो हम लोग के पास दो इंफॉर्मेशन है, एक है 8% वाला और एक है 6% वाला। तो 8% वाला पे कितना हम लोग चार्ज किए, 10 लाख पे, तो कितना हो गया, 80,000। और वहीं पे 2 लाख का 6%, तो कितना हो गया, 12,000। दोनों को जोड़े तो कितना आता है, 92,000। लेकिन याद रहे यहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर इसके लिए कितना और इसके लिए कितना। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 8% के लिए कितना, ड्यूरिंग द ईयर 6% के लिए कितना, हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस कंडीशंस में आपको बताना पड़ेगा, अलग अलग लिख करके डायरेक्ट इंटरेस्ट पेमेंट करके आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट पेड फॉर, किसके लिए, 8% डिवेंचर। इंटरेस्ट पेमेंट किसके लिए किया गया, इसके लिए इतना, दोनों दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग का काम रहेगा, ध्यान पे रखिएगा इस बात को। तो हम लिख दे रहे हैं टोटल 92,000। तीसरा बात आता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको एक अलग से ऑप्शन में दिया हुआ है कितना, 2,10,000 रुपीज का आपको डिविडेंड पे किया जा रहा है। जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कुछ और बोल नहीं रहा तो सीधा का सीधा इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं और बताते हैं कि कितना हुआ है। तो ऊपर हो गया 3 लाख और पेमेंट हुआ 4 लाख का, 1 लाख माइनस 3,10,000 माइनस 3,10,000, 4,02,000 होना चाहिए। देख लीजिएगा, बाकी कैलकुलेट करके आपका हो रहा है कितना। ठीक है, और कितना देर? चलो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं फटाक से, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। एक और क्वेश्चन हाँ। हम लेते हैं, क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा हम्म। ध्यान देने का एक चीज है। चलो एक थ्योरी है, पहले उसको तुरंत फटाफट समझने का कोशिश करते हैं। देखो डिविडेंड जो होता है ना, कैसे पेमेंट किया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो।
जैसे ड्यूरिंग द ईयर, जैसे मान लो कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2022। 22। तो 2022 में हम लोग क्या किए, यानी कि 2021 अप्रैल से हम लोग अपना काम शुरू किए होंगे एज ए कंपनी, और शुरू करते 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 हम लोग आज के डेट तक आए। फिर मार्च में क्या करेंगे, हम लोग क्लोजिंग डेट बताएंगे। तो जैसे ही हम लोग क्लोजिंग हम्म। डेट पर आते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस समय बैलेंस शीट क्लोज करना पड़ता है, समझ गए। और एज पर लॉ होता हम्म। है कि आपको विद इन द सम पीरियड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट, प्रोपोज्ड बैलेंस शीट आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है, समझ गए। तो उस केस में जब हम्म। आप सबमिट करने जाते हैं तो आपको उस समय पता नहीं होता है कि मेरा प्रॉफिट में से हम कितना हिस्सा जो है निकाल करके एज ए डिविडेंड जो है हम शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, उस समय ले नहीं पाता है। तो होता है कि एक एस्टिमेटेड कुछ सोच लीजिए उस समय, और सोच करके दो तरीका यहाँ पर अपना सकते हैं। एक होता है बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, और या फिर एज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी आप बैलेंस शीट के बाहर खड़ा कर सकते हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब, कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि वैसा लाइबिलिटी जो कि आपका कंटिजेंट नेचर का हो। कंटिजेंट नेचर मतलब कि वो श्योर नहीं हो कि वो लाइबिलिटी आपका बनेगा ही, ठीक है। हो सकता है नहीं भी बने, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी अंदाजा होता है तो आप उसमें से क्या करिए, बैलेंस शीट में के पीएनएल अकाउंट में से उसको क्या कीजिए, निकाल करके आप रख लीजिए। अगर नहीं होता है तो एज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी, एज ए फुटनोट आप उसको शो कीजिए, ठीक है। तो जब भी बैलेंस शीट में अगर वो चीज दिख रहा है एज ए आपको कहां पर, क्लोजिंग बैलेंस में, तो ड्यूरिंग द ईयर आपको 31 मार्च को दिखा दिया गया कि भाई प्रपोज मेरे पास डिविडेंड इतना हो रहा है, मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है। 31 मार्च 2022 को एक समय के बाद आया ड्यूरिंग द ईयर, तब उस समय क्या किया गया, उसको पेमेंट किया गया। कब पेमेंट किया गया, अगले साल। यानी कि कभी भी प्रपोज डिविडेंड उसी ईयर, जो भी आपको डिविडेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिख रहा है, वही आपको नेक्स्ट ईयर में पे करने को होता है, ठीक है, समझ रहे हो। हम्म। हम्म। और थोड़ा जो भी थोड़ा। आपको एंड ऑफ द ईयर आपको डिविडेंड दिखेगा वो अगले साल पेमेंट करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि प्रॉफिट आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो पेमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान पे रखना है सबसे पहले, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, जिसका भी पेमेंट हो, यानी कि जिसमें कैश ट्रांजेक्शन हो, तभी उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो अगर किसी प्रकार का अगर आपको प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है, यानी कि उस साल उसको प्रपोज किया गया और अगले साल उसको क्या किया गया, पे किया गया, समझ गए। इसके बारे में एक हम्म। थ्योरी भी अलग से दिया हुआ है, वो आप लोग को हम दिखा करके पढ़ा करके बता देंगे कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। इस पर पर्टिकुलर एक आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रपोज डिविडेंड के बारे में। तो जो भी आपके बुक में दिया हुआ है उसका हम पूरा एक बना करके आपको बता देंगे, आप उसको ध्यान करके जाइएगा। हो सकता है कि उस पर क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 22 लाख एंड 21 लाख, 8% डिवेंचर, 6% लॉन्ग टर्म एंड इंटरेस्ट पेबल। देखो यहाँ पर बिल्कुल लगता है सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, लेकिन एक इसमें आ गया क्या, इंटरेस्ट पेबल। ध्यान दे रहे होंगे, इंटरेस्ट पेबल जैसा ये आएगा, क्या करना है हम लोग को, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ध्यान में रखना। पहले तो हम लोग इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं पिछले वाले से। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को क्या बनाना होगा तुरंत, इंटरेस्ट पेबल। एटीन थाउजेंड 40,000। चलो एक इंफॉर्मेशन पता चल गया। आगे इंफॉर्मेशन अब इंटरेस्ट का कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन हम लोग को देखो कहाँ दिख रहा है, एज ए इंटरेस्ट, एज ए 8% डिवेंचर दिख रहा है। है। हम्म। तो
तो क्या बोले, जैसे ही ये जीता है हम लोग क्या करेंगे, उसको तुरंत कैलकुलेट करेंगे किस अमाउंट पे, 10 लाख पे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी अमाउंट दिया हुआ है उस पे। तो कितना हो जाएगा, 8% का 10 लाख का 80,000। सेकंड इंफॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, 2 लाख पे, यानी कि 2 लाख का क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग को क्या इतना पता चलेगा, 2 लाख का 6%। हो सकता है कि इंफॉर्मेशन अलग से दिया गया हो, ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट इतना किया गया, लोन का इतना इशू किया गया, तो वो सब ट्रांजेक्शन कब मानना है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन एंड ऑफ द ईयर के बारे में दिया हुआ है, और उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट हमको लाइबल नहीं होता है पे करने को। तो उस केस में उसको इग्नोर करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करेंगे, हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी अमाउंट दिया होगा लोन के लिए उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो 10 लाख पे कितना हो गया, 80,000, और 2 लाख पर हो गया 6% के थ्रू 12,000, बिल्कुल पिछले वाला है। तो टोटल कितना हो गया, 92,000, यानी कि पीएनएल अकाउंट में इस बार हम लोग को कितना चार्ज किया गया होगा, 92,000। तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं क्या, बाय पीएनएल अकाउंट, कितना, 92,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इंटरेस्ट पेबल का काम खत्म हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन आपको वैसा नहीं दिया हुआ है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल है। तो चलो इसको अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो जब इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चल गया तो कैलकुलेट करेंगे, 80 प्लस 92 कितना हो गया, 2009, 1,72,000, और 40,000 का दिख रहा है, यानी कि इस ईयर टोटल कितना पेमेंट कर दिए, 1,76,000। 7 में से 4 ईयर तो 1,32,000, ठीक है। चलो, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल गया। याद रहे 92,000 कहाँ से चार्ज किया गया, पीएनएल अकाउंट से। ये किसका पार्ट बनेगा, ऑपरेशनल एक्टिविटी का, उसमें से क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ध्यान रखना। और 1,32,000 का जो पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कितना पेमेंट हुआ, 1,32,000। हम लोग उसको क्या कर लेंगे, एज ए कैश पेमेंट टोटल हम लोग कितना कैलकुलेट किए, 1,32,000। इन्फॉर्मेशन में देखो हम लोग को नहीं पता है इस क्वेश्चन में कि इन्फॉर्मेशन में कि ये तो पता है कि ड्यूरिंग द ईयर चार्ज कितना किया जाएगा, लेकिन पेमेंट किसको कितना किया गया हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। एक्यूमुलेटिव बेसिस पर इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट का एक्यूमुलेटिव बेसिस पर दिखा देंगे, कितना, 1,32,000, कितना माइनस में, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं, कितना है, शेयर कैपिटल इशू किया गया कितना, 1 लाख, कोई इशू नहीं। एट परसेंट डिवेंचर 10 लाख टू 4 लाख हो गया, यानी कि पेमेंट हुआ है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन 4 लाख। अगला इंफॉर्मेशन, 6% टर्म लोन 2 लाख का प्रोसीड्स हुआ है। और आगे डिविडेंड पेड किया गया है कितना, 2,10,000 का। ऑब्वियस सा दिख रहा है कि क्या है, आउटफ्लो है। 1 लाख इधर हुआ, 2,32,000, 4,10,000। आपका ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, आउटफ्लो, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 4, एक्चुअली ये 5 है। आप लोग इसको कीजिएगा। 5 थोड़ा बड़ा करके दिखाओ। 5 में देख लीजिएगा, आपको प्रपोज डिविडेंड देखो अलग से दे दिया है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बनाना जैसे इंटरेस्ट अकाउंट बनाते हो, उससे पता क्या चल जाएगा, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कितना पेमेंट दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है 2,10,000 का। अगर नहीं दिया हुआ होता तो क्या मानते हैं, ये जो 3 लाख रुपीज है प्रपोज जो किया गया वही ड्यूरिंग द ईयर पेड कर दिया गया, उतना अमाउंट, ठीक है, समझ गए। जो 3 लाख शुरू में दिया हुआ है वही पे कर दिया गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं प्रपोज तो 3 लाख का किया गया था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर बाद में लोग को पता चला कि 2,10,000 रुपए का है। तो जैसे ही पता चला तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, सॉरी बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे 3 लाख, उसके बाद लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 2 लाख, और बाई पीएनएल अकाउंट, ठीक है, कितना, नहीं डिविडेंड पेड है तो
टू कैश या बैंक अकाउंट 2,10,000 हम लोग को मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। हालांकि अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज बना रहे हैं तो आप लोग को ये सब बनाने का जरूरत भी नहीं है। ये आपको क्यों पता करना पड़ेगा कि पीएनएल में ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितना चार्ज किया गया है, समझ गए, ताकि उसको आप ऑपरेशनल एक्टिविटी से माइनस कर सकिए, समझ गए। हम लोग को ये बनाते वक्त, फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाते वक्त हम लोग को कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग को सीधा कैश पेमेंट चाहिए होता है कि कितना कैश का पेमेंट हुआ है डिविडेंड के अगेंस्ट। तो डिविडेंड के अगेंस्ट हम लोग को पहले से पता है 2,10,000, तो उसको बनाने का जरूरत नहीं है। एक चीज इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर इशूड अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, देखो आ गया क्वेश्चन में। तो इस समय ध्यान देना है कि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अगर किसी प्रकार का मशीनरी परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो इस पार्ट को उसमें से हटाना मत भूलिएगा, याद रखिए, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। तो जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अकाउंट खोलते वक्त आप क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, जो भी अमाउंट होगा 21 लाख 22 लाख वो दिखाएंगे। और ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी और परचेज किया गया कैसे, तो टू इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। और फिर वहां पर आप क्या बताएंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख करके वहां पर बताएंगे कि कितने का हुआ। फिर बाकी जो बैलेंस आएगा वो आपका क्या बनेगा, कैश या बैंक, या तो बाई करके या तो सेल करके, वो बैलेंसिंग फिगर करके आपको पता चल जाएगा, समझ गए। नहीं समझे। हालांकि इसमें हो गया मशीनरी अब। अकाउंट नहीं है। हो 8% गया अब। डिवेंचर, बाकी सारा क्वेश्चन ठीक। में सेम है। आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं।